नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ इनसे मिलिए प्रोग्राम के अंदर कि आज एक मेडिकल स्टोर में आए हैं और आज हम इनसे मिलेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेडिसिन का होता है। कस्टमर को बहुत कम नॉलेज होती है आज की डेट में भी कि मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, एक्सपायरी डेट कैसे देखनी चाहिए, बिलिंग का सिस्टम क्या होता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो मेडिसिन लेते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये प्राण रक्षक, जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं। इसमें ज़रा भी भूल चूक हो जाए तो जान के लाले पड़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा हो और जो भी मेडिसिन खरीदते हो बारीकियाँ होती हैं वो हम इनसे जानें। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है, रामा मेडिकल स्टोर सेक्टर 7। मैं फार्मासिस्ट हूँ। बेसिकली मैं 18 साल से इसी फील्ड में हूँ। लगभग आपका एशियन हॉस्पिटल, सर्वोदय और आपके ये अपोलो हॉस्पिटल्स अलग अलग साइट में मैं 18 साल से कर रहा हूँ इस फील्ड में काम। तो जो आपने ये शॉप ली है, इस शॉप का कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। शॉप ओपन के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जिसने शॉप ओपन की है वो एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये हर स्टेट की अपनी अपनी एक काउंसलिंग होती है, मेन क्वालिफिकेशन होती है शॉप ओपन करने के लिए। तो मैं डी फार्मा हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और उसी बेस पे मैंने शॉप खोली हुई। अच्छा, इसमें जो लाइसेंस लेना पड़ता है और जो दुकान का कोई साइज़ की कोई रिक्वायरमेंट होती है ऐसी? बिल्कुल, पर्टिकुलर शॉप का एक साइज होना चाहिए 120 स्क्वायर फीट। 120 स्क्वायर फीट के अंदर ही आप एक मेडिकल शॉप खोल सकते हो क्योंकि सारे इक्विपमेंट, आपकी मेडिसिन, स्टोरेज, आपका फ्रिज, सबकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। विदाउट लोकेशन आप मेडिसिन को प्रिजर्वेटिव नहीं कर पाओगे और उसको सही तरह से हैंडलिंग नहीं कर तो पाओगे। मतलब 120 स्क्वायर फीट के मतलब मिनिमम एरिया चाहिए इसके अंदर, ये आपकी रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा, जब भी हम दवाई लेने आते हैं तो सबसे पहले हम जब दवाई लेते हैं तो आप फटाफट जाके दवाई यहाँ पे आपके ढूंढ के लेके आ जाते हैं। तो इसमें दवाई मेडिसिन रखने का सिस्टम क्या होता है आपका? पर्टिकुलर ये ना एक आपका कैटेगरी प्रोसेस होता है। जैसे हम टैबलेट फॉर्म को आप लीजिए, हम पर्टिकुलर आप डब्बों पे देखोगे तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली होगा। आपके पर्टिकुलर 10 बॉक्सेस ए अल्फ़ाबेट्स के होंगे, उसके बाद बी अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद सी। तो हम जो टैबलेट फॉर्म है इजीली फाइंड आउट हो जाती है, कस्टमर को भी ज़्यादा वेट नहीं करना आपने पड़ता। जो भी मेडिसिन होती है आप कहते हो जो उसका फर्स्ट लेटर होता है उस मेडिसिन का, जो अल्फ़ाबेट होता है, जी, जी, जी। आप उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से अपने डिब्बे बना के रखते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कोई मेडिसिन का नाम आता है ABC जैसे स्टार्ट होता है तो आपको मालूम होता है कि वो अल्फ़ाबेटिकल आपने साइज रखा हुआ है। इजीली आप टैबलेट भी एज वेल एज लिक्विड भी इसी फॉर्मेट से अप्लाई होता है तो आपका। टैबलेट आप एक तरफ रखते हो, लिक्विड ऐसे रखते हैं आप, या दोनों मिक्स होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग होता है। थोड़ी सी सर्टेन कंडीशन होती है, जैसे स्पेस भी काफ़ी होना चाहिए उसके लिए, ताकि इजीली फाइंड आउट हो जाए। आप लिक्विड भी अलग जैसा कि निकालो, इन्होंने कहा कि जैसे मेडिसिन बहुत जल्दी कैसे निकाल के ले आते हैं, सारी मेडिसिन इन्होंने अपनी दुकान में जो इन्वेंट्री रखी होती है, सारी इन्वेंट्री अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखी होती है, तभी इनको ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप करके देते हो हमें। इसके अलावा दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि जो हम मेडिसिन जब हम खरीदते हैं तो जब आप जैसे कोई दवाई बिकती है तो आप रजिस्टर में उसको लिखते हो, तो वो क्यों लिखते हो उसको? एक्चुअली ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर टैबलेट्स या लिक्विड की जो रनिंग फॉर्म है उसको हम मेंटेन करते हैं उसमें। जैसे हमारे पास 5 फुट की क्रोसिन है और डेली हमारे पास 3 बिक जाती है, तो अगला कस्टमर आए उसके लिए शॉर्टेज ना पड़ जाए, उसके लिए हम एडवांस के अंदर वो ऑर्डर रिटर्न में लिख लेते हैं। और एज वेल एज आपका बिल कटता है, उससे आपकी सारी इन्वेंट्री समरी आ जाती है कि आपके पास कितना स्टॉक है और आपकी डेली पर्टिकुलर उस मेडिसिन की कितनी एवरेज है। देखिए दोस्तों, मतलब चाहे कैसी भी शॉप हो, कैसा भी बिजनेस हो, इन्वेंट्री का रखना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम, छोटी सी जगह पे इतना अच्छा सिस्टम मेंटेन करते हैं, कभी भी किसी दवाई की कमी ना हो, इसलिए उसको रजिस्टर में और उसको रीऑर्डरिंग लेवल ये सब बहुत ही साइंटिफिक वे में चलता है, जैसे कि नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर चलता है। अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे कोई कस्टमर आता है, उस कस्टमर वो पूछता है, कई बार देखता है, कई बार नहीं देखता, तो उसमें एक्सपायरी डेट को कैसे आप देख के देते हैं कि ये एक्सपायर तो नहीं है, नियर टू एक्सपायर है? तो क्या आप कस्टमर को बताते हो कि ये इतने टाइम चलने वाली है, आप उसको ध्यान रखो, कब तक कंज्यूम करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एडवाइस कस्टमर ही नहीं, हम सबको होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम कोई पत्ता लेते हैं या कोई स्टिक लेते हैं मेडिसिन खाने के लिए, तो उसका एक कॉर्नर पे पूरा उसका बैच, एक्सपायरी सब कुछ मेंशन होता है। हमें टॉप से स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो एंड का एक्सपायरी का डिटेल आपके पास रहे हमेशा के लिए और आपको पता चल जाए कि ये मेडिसिन कब तक वैलिड है। अगर आपकी हाफ कंज्यूम होती है तो हाफ कंज्यूम कर ले, आपकी वो बच जाएगी, आपके पास बिल भी है, रिटर्न कर सकते हो आप। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी हर एक मेडिसिन के एंड के अंदर अगर कोई स्ट्रिप है तो उसके वहाँ पे एक प्रिंटिंग पे करके उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो ये कह रहे हैं कि आपने जो मेडिसिन लेनी है, जो यूज़ करनी है, वो उस दूसरी साइड से यूज़ करें, ताकि जहाँ पे वो प्रिंटिंग हुई पड़ी है वो मेडिसिन आप लास्ट में यूज़ करें, ताकि आपको पता चले कि आप वो मेडिसिन कब तक की पड़ी है। अगर आपने पहले वो दवाई ले ली और आप बाद में कुछ दिनों बाद आपको दवाई दोबारा लेनी पड़ गई तो आपको एक्सपायरी डेट पता नहीं चलेगी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है इन्होंने। जी।
तो दोस्तों दूसरा, अगर मान लो कोई एक्सपायरी डेट के आसपास मेडिसिन है तो उसको आप कैसे डील करते हैं? आप कस्टमर को बताते हो क्या? हाँ बिल्कुल, ये पर्टिकुलर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम कस्टमर को इस चीज़ के बारे में बताएं कि अगर उसके 2 महीने बच रहे हैं तो पर्टिकुलर उनको 1 महीने के अंदर वो कंज्यूम करनी है, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ उसकी कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ एक्शन हाफ हो जाएगा। तो ये जो पेशेंट है उसको भी जरूरी चाहिए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये कस्टमर को पहले से बता देते हैं कि ये जो अभी दवाई है जनरली जितनी भी 2 साल या 1 साल उसकी एक्सपायरी होती है, लेकिन अगर कोई मेडिसिन इनको पता है कि वो नियर टू एक्सपायरी है, अगले 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में होने वाली है, तो कस्टमर को पहले बता देते हैं कि आपकी इसकी कंजम्पशन हो जानी चाहिए इस टाइम के अंदर। ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि अब कस्टमर को जागरूक रखते हैं। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन के ऊपर आप जो प्राइसिंग लेते हैं, तो प्राइस लेते हैं किस बेस पे लेते हैं आप? ये जो प्राइसिंग होती है सर, ये आपके कैटेगरी वाइज होती है कि आपका ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, आपकी लग्जरी आइटम्स है, या फिर आपकी नॉर्मल वायरल की है या क्रोनिक डिजीज की है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन है। सब पे गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाता है जीएसटी जिसे हम मानते हैं, तो वो सब कैटेगरी पे अलग अलग है। जैसे लग्जरी का आपका 28% है। लग्जरी आइटम कौन से होते हैं? लग्जरी दवाइयाँ कौन सी? लग्जरी आपका जैसे आपका विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स के पाउडर हो गए, एंड दूसरी हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए, ये टोटल आपके लग्जरी आइटम्स हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें लग्जरी मेडिसिन में आती हैं और इसके ऊपर जो जीएसटी है वो 28% होता है। 28% आती ठीक है। और उसके बाद बाकी जो दूसरी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर जीएसटी कितना होता है? जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है आपके उस पर 10 to 18% होते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग होते हैं। जैसे आपकी एस्प्रिन होगी, एस्प्रिन का आपका 18% है। C4 कोड भी उसकी घट जाती है। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने उसका प्राइस भी कम किया हुआ है। 10% किस पे है जीएसटी? 10% आपकी जैसे कई आइटम हैं तो फ्रीज आइटम आ जाते हैं, या आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, आपकी ट्यूबरक्लोसिस की आ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उस पर ये कह रहे हैं कि उसमें जो जीएसटी गवर्नमेंट ने 10% ही कर रखा है और बाकी 18 है। बीपी शुगर की जो जनरल जो मेडिसिन है, जो कि आम तौर पे ज़्यादातर जो बीमारी लोगों को रहती है और इसमें जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा चलती हैं उन पे भी 10% ही है। ये सही बात है, 10% है उसके ऊपर। दूसरा, मैं चाहूँगा कि कई बार हम जब दवाई लेने जाते हैं तो हम हमें जो केमिस्ट है वो बताते हैं कि आपकी इस दवाई पे 10%, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। वो डिस्काउंट क्या होता है? ये सर पर्सनल एक दुकानदार का ये मैटर होता है कि उस पर वो कितना डिस्काउंट दे। वो डिपेंड करता है उसका बिल अमाउंट या टोटल अमाउंट से, कि उसका अमाउंट पे कितना है। अगर ज़्यादा अमाउंट होता है तो एटलीस्ट 10%, 12% दे देता है हर केमिस्ट, और अगर नहीं होता है तो आपका कम जाता है। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है। जैसे आपकी डाबर्स की हैं, उस पर टोटल मार्जिन ही आपका 10 to 8 आता है। सप्लीमेंट पे, जैसे भाई साहब ने अभी बात करी थी सप्लीमेंट, उस पर टोटली आपका 12% आता है। तो ये एक दुकानदार भी बाउंड हो जाता है कि इसमें 5% से ऊपर नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरा, कई बार जैसे कस्टमर आपके पास आता है या हम भी कभी जाते हैं तो हमारे को डॉक्टर ने दवाई लिखी होती है कि 10 दिन की या 5 दिन की, 6 दिन की, जो एडवाइस करता है डिपेंडिंग अपॉन दी हमारी बीमारी के ऊपर। तो कई बार हमारी भी इच्छा होती है कई बार कि हम डॉक्टर ने ज़्यादा दिन की लिख दिया लगता है तो हम 5 दिन की, 4 दिन की लेना चाहते हैं। उसमें आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है कि आपकी सारी डिजीज़ को वो डायग्नोज कर रहा है। बाद में वो उसकी कैटेगरी लेता है कि मैं कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ। हर मेडिसिन का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। कभी भी हमें अपनी सेल्फ एडवाइस से वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, और बिना डॉक्टर की एडवाइस से कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और कई बार होता क्या है कि डॉक्टर 1 वीक की लिख देता है और पेशेंट 3 दिन की मांगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। डॉक्टर जितने डेज की मेडिसिन लिख रहा है पर्टिकुलर हमें उतने डेज की ही लेनी चाहिए, और पर्टिकुलर उसका बिल भी लेना चाहिए साथ के अंदर। क्योंकि अगर हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन का पूरा कोर्स नहीं करेंगे तो उस इन्फेक्शन का बैक आने का चांस रहता है, या वायरस को कम्प्लीटली हम ख़त्म नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरा, कई बार हमें एक इशू आता है कि कई बार जो मेडिसिन हम मांगते हैं वो मेडिसिन नहीं होती है, तो कई बार केमिस्ट हमें आपसे सजेस्ट करते हैं कि आप इसकी जगह ये ले लीजिए। तो क्या वो लेना एडवाइजेबल है या लेनी चाहिए? अदरवाइज क्या तरीका है? ये बहुत गलत है, क्योंकि इतनी मेडिसिन हो गई हैं और इतने साल्ट होते हैं, किसी से भी गलती हो सकती है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो कस्टमर है फार्मेसी शॉप पे बैठा होता है, वो आपको बता देगा कि इस मेडिसिन के अंदर ये साल्ट है, वो अपने डॉक्टर से एडवाइस कर सकता है, या फिर वो फार्मासिस्ट उससे कोई भी सब्स्टिट्यूट उसको दे दे। बाद में वो डॉक्टर को दिखा के आफ्टर डॉक्टर की एडवाइस ही उसको ले। बिना डॉक्टर की एडवाइस कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। तो जैसे कि सर 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि एक तो अपने जो दवाई जितने दिन की लिखी है उससे कम नहीं लेनी, जितने डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई ऑल्टरनेट दवाई केमिस्ट सजेस्ट भी करते हैं तो वो पहले डॉक्टर से पूछ के तभी लेनी चाहिए।
हालांकि केमिस्ट आधे डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो सजेस्ट करते हैं कि उस दवाई को मतलब डॉक्टर की परमिशन से लेना है। दे हैव नॉट एडवाइज प्रॉपरली। तो डॉक्टर मतलब अगर आप में केमिस्ट में और जो डॉक्टर में जो पढ़ाई में कितना फ़र्क होता है? कि आपको भी पूरी ट्रीटमेंट होती है, आपको उस बारे में पता होता है सारा? देखो, पढ़ाई तो लगभग एक ही होती है, बट उनको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। हमको क्या होता है, कोई भी मेडिसिन, हमको साल्ट की नॉलेज होती है, मेडिसिन की हमको कोई नॉलेज नहीं होता। पर्टिकुलर उनको क्या होता है, साल्ट की भी नॉलेज होती है, प्लस आपकी डिजीज प्लस उसका डायग्नोज, उनको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। इसलिए डॉक्टर होता है। किसी भी फार्मासिस्ट की अपनी सेल्फ एडवाइस पे ना जाए, तो विदाउट डॉक्टर की एडवाइस की वो मेडिसिन बिना उसे दिखाए आपने ले लिया, ऐसा कभी नहीं। दूसरा, जब कस्टमर कई बार हम बिल मांगते हैं तो केमिस्ट कई बार बिल देते हैं, कई बार नहीं देते, तो उसमें क्या रूल है? बिल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। कोई भी मेडिसिन किसी भी शॉप पे अगर जाके हम लेते हैं तो उसका बिल मस्ट है, बिल जरूर लो, क्योंकि बिल के आपके 2-3 फायदे हो जाएंगे कि जब भी आपकी मेडिसिन खत्म होगी तो आप उसको वापस करने जाओगे तो वो आपकी रिटर्नेबल हो जाएगी। और दवाई डॉक्टर कभी भी चेंज कर सकता है, कोई भी दवाई कोई सूट ना करे या फिर उसको चेंज करनी हो, ट्रीटमेंट ऑफ टाइम पीरियड कितना हो गया है, तो बिल काफ़ी हेल्प करता है। तो बिना बिल के कोई भी ना ले, और बिल एक आपकी जेन्युइनिटी की भी गारंटी होती है, तो बिल जरूर है। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल हमें लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो जेन्युइनिटी पता चलती है उससे, अगर कस्टमर आपको केमिस्ट बिल दे रहा है उसका मतलब दवाई जेन्युइन है। दूसरा, आपको कभी वापस करनी पड़ती है या कोई ऑल्टरनेट दवाई सजेस्ट करनी पड़ती है, कभी चेंज ऑफ ट्रीटमेंट होती है, तो उस ऐसे केस में केमिस्ट आपसे दवाई ले लेंगे, बशर्ते कि आपके पास उसका बिल जरूर होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी मेडिसिन, एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप बिल लेते हो तो पर्टिकुलर उस मेडिसिन का बैच चेक करें, और जो आपने बिल रिसीव किया है किसी भी शॉप से, रिटेल से, उस बिल में उस पर्टिकुलर मेडिसिन का बैच मैच करें। अगर वो मैच करता है तो वो आपकी जेन्युइन है, नो प्रॉब्लम। अगर मैच नहीं करता है तो आप उनसे बोलिए कि जिस बिल का आप बिल दे रहे हो मेरे को, जिस मेडिसिन का, उसका आप बैच मैच करके दो। तो वो बैच का हम भी चेक कर सकते हैं कि बैच नंबर जो लिखा होता है मेडिसिन के ऊपर, वो बैच नंबर वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चेक कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिल अगर लेने की खाली फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल लेते हुए जो मेडिसिन में बैच नंबर है, वो बैच नंबर आपकी आपके जो बिल के ऊपर है वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। आप भी उसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बिना वो दवाई को, कोई पुरानी दवाई, आगे दवाई या उसको मालूम है कस्टमर ने अगर बिल नहीं चेक किया तो आगे भी उसको दे सकता है, जो कि गलत है। दूसरा, आपकी जो मेडिसिन आती हैं वो कहाँ से आती हैं? ये बेसिकली हर एक शॉपकीपर एजेंसी से मेडिसिन मंगाता है, जो कि आपकी एक श्योरिटी की गारंटी होती है। एजेंसी वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसका लिंक डायरेक्ट कंपनी के साथ होता है, और वो डायरेक्ट कंपनी से ही मेडिसिन आती है। और एक रिटेलर उससे मेडिसिन मंगाता है, पर्टिकुलर सारे मंगाते हैं। बट कुछ केमिस्ट ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट कंपनी से ना लेके बाहर से लेते हैं, वो एक गलत चीज़ है। और वही आपको बिल देने से आनाकानी करेंगे या आपको उसका बिल नहीं देंगे। इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा दुकानदार जेन्युइन है और कौन सा दुकानदार मेडिसिन की सप्लाई बाहर से रिसीव कर रहा है। देखा दोस्तों, जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि जो केमिस्ट अगर बिल नहीं दे सकता, इसका मतलब उसकी परचेज भी सही जगह से नहीं है, सही एजेंसी से नहीं है, तो इसलिए वो बिल दे ही नहीं पाएगा। ना उसका बैच नंबर की डिटेल्स होंगी, ना उसकी अपनी परचेज की डिटेल्स होगी, ना उसको वो लास्ट में जाके उसको रीटेस्ट कर सकता है। तो इसलिए बिल हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी है, अपने हमारे हित में ही है। तो बिल लेने से कभी ना कतराएं और बिल की फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी करें। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और मन में आती है, बात आती है कि मान लो जो दवाइयाँ आपके पास रखे मान लो बिकी नहीं और वो एक्सपायरी पीरियड पार कर गई, तो उन दवाइयों को केमिस्ट क्या करते हैं? पर्टिकुलर ये एक प्रोसेस होता है हर दुकानदार का कि वो अपनी मंथली हर महीने अपनी सारा स्टॉक चेक करता है, उसकी एक्सपायरी क्या है, और 2 महीने पहले ही सारी मेडिसिन निकाल कर रख देता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर पर वापस चली जाती है और बाय डिस्ट्रीब्यूटर वो एजेंसी में चली जाती है। बट ये टाइम टू टाइम स्टोर कीपर की ड्यूटी होती है कि उसको चेक करता रहे। तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी में दवाई जल्दी भी जाती है एक्सपायर दवाई, तो वो एक्सपायर दवाई फिर क्या करते हैं उसका? डिस्ट्रोल होती है, वो कंपनी को देते हैं और कंपनी उसको डिस्ट्रोल कर देती है। लेकिन आपको पैसे उस दवाई के वापस मिल जाते हैं जो आप दवाई वापस करते हो? तो हाँ, मिल जाते हैं, बट 10% लेस होता है। 10% लेस करके वो मेडिसिन वापस ले लेते हैं। बिल्कुल। मतलब आपका इंटरेस्ट ये होता है कि आप दवाई वापस दें, और मेरे ख्याल से इस पर्पस के पीछे ये फ़ायदा होगा कि ताकि वो गलती से भी केमिस्ट लालच में आके कहीं किसी दवाई किसी कस्टमर को ना दे दे। तो इसलिए एजेंसी उसको पैसे वापस करती है, तो उसका इंटरेस्ट रहता है कि मैं दवाई वापस दूँ और सही जगह वापस जाए। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी प्रणाली है मेडिसिन के हिसाब से। तो ये क्या, इसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो फॉलो करती है सारे रूल्स को? हाँ, ये सारे रूल्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ही फॉलो करती है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि केमिस्ट अपनी एक्सपायर दवाइयों को वापस भेजते हैं और उसके बदले उनको पैसे वापस कुछ काट के मिल जाते हैं, लेकिन ये है भी कस्टमर के हित में ही होता है।
तो आज बहुत ही जानकारी हमें अच्छी दी और उम्मीद है कि हमारे कस्टमर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। तो आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं या मेडिसिन ले तो बिल मस्ट है, बिल ज़रूर लें और हर मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करें। हो सकती है बाय मिस्टेक आपकी चेकिंग के अंदर भी वो एक्सपायरी रह जाए, तो जो कस्टमर अगर उसको देख के नहीं लेगा तो इजी रहेगा उसके लिए। और अगर वो एक्सपायरी चेक नहीं करता है और अगर सेकंड हैंड से मिस्टेक हो जाती है तो ये बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हर चीज़, मेडिसिन भी चेक करें, बिल भी चेक करें, प्रॉपर लें और सेफ रहें। तो दूसरा, आप क्या मेडिसिन होम डिलीवरी भी करते हैं? होम डिलीवरी ओनली इमरजेंसी की होती है, अदरवाइज होम डिलीवरी नहीं होती। आप होम डिलीवरी, ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया मुझे और आपने मेडिसिन और उसके बारे में बहुत डिटेल्स दी। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।